हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जब हम देखे थे तो प्रशासनिक व्यवस्था में साउंड नहीं आ रहा था, सो सॉरी। आगे हम देख लेते हैं कि सातवाहन वंश का प्रशासनिक व्यवस्था क्या थे, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या था और धार्मिक व्यवस्था क्या था। ये हम देख लेते हैं, थोड़ा कुछ टाइम में ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से तरीके से इसको भी जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि दक्षिण भारत में क्या था, तो दक्षिण भारत में एक क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ था और वो वंश था सातवाहन वंश। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे दक्षिण में। ये मौर्य वंश के बाद एक क्षेत्रीय वंश का उदय हुआ जो विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे। अभी तक क्या पढ़ लिए हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला वंश क्या था, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पहला वंश क्या था, तो पहला वंश हर्यक था, हर्यक। फिर शिशुनाग, उसके बाद नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश था, उसके बाद शुंग वंश था, उसके बाद कर्ण वंश था, कर्ण वंश के बाद सातवाहन। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे तो हर्यक वंश था, पढ़े हर्यक वंश। उसके बाद शिशुनाग आए, उसके बाद नंद वंश आए, उसके बाद पूर्व भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे, मौर्य वंश थे। उसके बाद मौर्य के बाद शुंग वंश आए, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आए। उसके बाद अभी पढ़ना है सातवाहन वंश, जो दक्षिण में एक क्षेत्रीय वंश का, जो दक्षिण में एक क्षेत्रीय वंश थे और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिए दक्षिण में। दक्षिण कहने का मतलब क्या है, तो दक्षिण कहने का मतलब है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीन राज्य थे। वहाँ सातवाहन वंश का उदय हुआ और सातवाहन थोड़ा जीते थे कहाँ, तो कहीं सिक्कों या अभिलेखों से पता चलता है कि इनका क्षेत्रफल कहाँ थे, तो मालवा मध्य प्रदेश में भी स्थापित हुए और थोड़ा गुजरात में भी अपना स्थापित किए थे, शासक स्थापित किए थे। ये इनकी कहानी है। तो हम लोग इनके पूरे व्यक्तिगत परिचय, जो सम्राट का था, पूरे साम्राज्य का, इनके कौन कौन सम्राट हुए और अपने अपने कहाँ साम्राज्य विस्तार किए, कौन शासक हुए, इनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में संक्षिप्त परिचय पढ़े हैं, पूरे ये शासक के बारे में। उसके बाद हम लोग इनके जानते हैं कि इनका क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इस टॉपिक का कुछ इम्पोर्टेंट महत्व था। क्या था वो, पहला तो क्या था, ये दक्षिण भारत में उदय हुए और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिए, फर्स्ट। दूसरा हुए कि यहाँ सामंती व्यवस्था चालू हुई थी। सामंती व्यवस्था कहने का मतलब है कि राजा अब किसी को सुरक्षा देता है और सुरक्षा के बदले वो टैक्स लेता है, तो वो क्या कहलाता है, सामंती व्यवस्था। मतलब हम किसी को दे दिए हैं काम करने के लिए और वो हमको करके देगा और उससे जो टैक्स मिलेगा वो थोड़ा रखेगा और बाकी हमको देगा, वो हुआ सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था में मुख्यतः क्या दिया जाता है, तो अपने ज़मीन दे दिया जाता था। सामंती व्यवस्था इसी साम्राज्य में स्थापित हुआ था। तो सामंती व्यवस्था क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। सामंती व्यवस्था में एक राजा होता है, राजा अपने भूमि को किसको दे देता है, जागीरदारी मतलब ज़मीन को, जागीरदारी जो सामंत होते थे उनको दे देते थे, सामंत को दे देते थे। और सामंत अपने खेती किससे करवाता था, किसान, रैयत या किसान बोलते हैं, किसान या रैयत से खेती करवाता था। और वो जो टैक्स होता था, जागीरदार, रैयत किसान जो है टैक्स होता था उसको किसको देते थे, तो जागीरदार को देते हैं। जागीरदार किसको पहुंचाता था, राजा को पहुंचाता था। तो यही हुआ सामंती व्यवस्था। और इसके बदले में क्या देता था, तो सुरक्षा देता था। वो यहाँ स्टार्ट होता है एक क्या कि ये सामंती व्यवस्था स्थापित किए थे, सामंती व्यवस्था यहीं से स्टार्ट हुआ था। और तीसरा क्या है इम्पोर्टेंस, ये प्रोटीन का सिक्का चलाए थे। प्रोटीन का सिक्का क्या होता है, तो जस्ता, सीसा और कॉपर, ये तीन धातुओं को मिलाकर एक सिक्का बनाया जाता है, वो प्रोटीन का सिक्का होता है। तो प्रोटीन का सिक्का कौन चलाए थे, तो ध्यान रखिएगा सातवाहन, जो दक्षिण भारत का शासक थे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि क्या थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, तो प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य, माना जाता है कि मौर्य के उत्तराधिकार के रूप में कौन थे, तो शुंग थे, कण्व थे और सातवाहन थे। लेकिन मौर्य के उत्तराधिकार ही थे। तो जो अशोक का शासन था, वहीं जो अशोक के साम्राज्य में जो साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो भी सातवाहन शासक जो थे वही करवाए थे, वही शासन स्थापित करवाए थे। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले अशोक का शासनकाल देख लेते हैं कैसे था वहाँ। तो अशोक के टाइम में यही देखते हैं। अशोक के टाइम में प्रशासन कैसे थी। तो सबसे पहले राजा होते थे, फिर प्रांत में बटा होता था, प्रांत मंडल में बटे होते थे, मंडल, फिर विषय होता था, इसको आज जिला बोलते हैं, विषय इसको जिला बोलते हैं। यहाँ राजुक होते थे। उसके बाद विषय के अधिपति क्या कहलाते थे, विषयपति कहलाते थे। उसके बाद राजा, प्रांत, मंडल, विषय, विषय के बाद ये विषय हुआ। उसके बाद खरवाटिक, द्रोणबिक, ये सब थे, स्थानिक थे वो सब। लेकिन वहाँ इसके बाद हम लोग ग्राम जानेंगे। विषय के बाद ग्राम, ग्राम का मुखिया वहाँ क्या होता था, ग्रामिक होता था अशोक के टाइम। अब यहाँ देखते हैं, चलिए ये था अशोक का, ध्यान रखिएगा। पहला क्या था, तो प्रांत, 5 प्रांतों में डिवाइड थे। उसके बाद मंडल थे जो कमिश्नरी आज कहलाता है। उसके बाद जिला था, विषय था, उसके बाद ग्राम थे। ये प्रशासनिक व्यवस्था थी अशोक का। लेकिन अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। तो सातवाहन का प्रशासनिक व्यवस्था क्या था हम देखते हैं। तो सातवाहनों ने भी अनेक प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई जो अशोक के काल में थे, जैसा कि हम लोग अभी बताए। उसके बाद सर्वप्रथम सामंतिक लक्षण दिखते हैं। सामंतों का क्या लक्षण होता है वो अभी हम देख लिए। जो राजा अपने बदले में अपनी मतलब टैक्स लेता था वो राजा दे देते थे जागीरदारों को। मतलब वो राजा अपने किसी बिचौलिए को दे दिया, बिचौलिए दे दिए अपने किसान रैयत को कि आप खेती कर को दीजिए, हमको जो इनकम होगा वो हमको दीजिए। तो पहले राजा हुए वो सर्वा सर्वी हुए, उसके बाद जागीरदारी मतलब बिचौलिए सामंत को दे दिया, सामंत दे दिए रैयत को, किसान से खेती करवाया, रैयत से खेती करवाया। उसके बाद बीच में ले लिए सामंत, सामंत के बाद राजा उसको सुरक्षा देते थे और उसके बदले टैक्स मिलता था। तो सर्वप्रथम सामंतिक लक्षण दिखे इस काल में दृष्टिगोचर होते हैं। इस काल में सामंतों को 3 व्यवस्था थी। सामंत काल में, सामंत काल के 3 व्यवस्था थे। सामंत यहाँ 3 भागों में बांटे गए थे। सामंत की 3 श्रेणियाँ थी। वो कौन कौन है, तो सामंत 3 श्रेणियाँ थी वो देखते हैं। सामंतों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, यहाँ देख लेते हैं, दिख रहा है, हाँ। सामंत का 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणी कौन कौन थे यहाँ लिखते हैं। पहला क्या थे, तो पहला राजा थे, दूसरा महाभोज थे, महाभोज, और तीसरा ये राजा थे पहला, दूसरा महाभोज थे और तीसरा सेनापति थे, तीसरा सेनापति। तो राजा क्या कहलाए, तो सर्वे सर्वा राजा हुए। उसके बाद महाभोज हुए, मतलब ये क्षेत्रीय शासन था। पहले राजा बोले ही कि सबसे पहले राजा होता है, उसके बाद बिनिल में बोले क्षेत्रीय प्रशासन कौन थे, महाभोज। उसके बाद सेनापति जो सेना रक्षा करते थे, सेना लड़ाई करते थे, वो सेनापति कहलाए। तो सेनापति तीसरा सेनापति, दूसरा महाभोज क्षेत्रीय इकाई था, उसके बाद राजा थे। ये सामंत 3 श्रेणियों में बांटा हुआ था, किसमें, सातवाहन काल में। तो देखिए पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाए। इस काल में सामंतिक लक्षण दिखते हैं। सातवाहन काल में सामंतिक लक्षण दिखते हैं। इस काल में दृष्टिगोचर होता है कि सामंतों की 3 श्रेणी थे। तो पहला कौन थे, पहला राजा थे। दूसरा वो राजा का क्या काम था, तो सिक्का ढलवाते थे। मेन काम राजा का ही था कि सिक्का ढलवाना, सिक्का ढलवाने का काम था। और उसके बाद द्वितीय श्रेणी को सामंत महाभोज कहते थे, और जो क्या था, क्षेत्रीय इकाई, क्षेत्रीय शासक कहलाता था, क्षेत्रीय शासन कहलाता था। और तीसरा था सेनापति, वो सामंत सेनापति कहलाता था। उसके बाद इस समय जिलों को आहार कहा जाता था। इस समय जिलों को क्या बोला जाता था, इस समय जो मौर्य काल में था जिलों को विषय होता था, जिला होता था। और यहाँ जिलों को ध्यान रखिएगा, जिले का आहार कहा जाता था। जिला का मालिक कौन होता है, तो जिला का मालिक डीएम साहब होते हैं। और डीएम साहब के नीचे कौन होते हैं, तो एडीएम होते हैं, एसडीओ होते हैं, डीसीएलआर होते हैं। ये सब अभी का टाइम का प्रशासन है। और पहले क्या थे, तो जिलों को आहार बोला जाता था, और उसमें क्या थे, अभी आमात बोला जाता है, और महामात नामक क्या थे, अधिकारी होते थे। आहार बोला जाता था जिला को, अभी कौन है, तो आमात और महामात कहलाते हैं। आप देखिए नीचे में, सबसे नीचे में अशोक का ग्राम था। तो यहाँ क्या है, गौलमिक। ग्राम का मुखिया अशोक के काल में ग्रामिक कहलाते थे। और यहाँ क्या है, तो ग्राम प्रशासन का अधिकारी कौन होता था, गौलमिक होता था। ग्राम प्रशासन का मौलिक, ये ग्राम प्रशासन का अधिकारी यहाँ कौन है, तो गौलमिक है। उनके अभिलेखों में कटक,
कंटक कंटक और स्कंदवार शब्द युद्ध होता है। मतलब सातवाहन काल में ना कंटक और स्कंदवार शब्द उल्लेख होता है। इनका क्या अर्थ होता था? तो ये सैनिक शिविर और बस्तियां थी। मतलब सेनापति को जो भी सैनिक शिविर में रहते थे, सैनिक शिविर में, वो सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे, वो कंटक और स्कंदवार कहलाते थे। ये है सातवाहन का प्रशासनिक व्यवस्था। सातवाहन काल के प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह थे। सातवाहन काल में प्रशासन का ये स्वरूप था। समझ में आया? सबसे पहला सातवाहन में अनेक प्रशासनिक इकाइयाँ थी। जैसे अशोक के टाइम में था कैसा, तो सर्वा राजा होते थे, उसमें प्रांत में बटे होते थे, उसके बाद मंडल होता था, उसके बाद विषय होता था, उसके बाद ग्राम। उसी प्रकार यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ कुछ लक्षण दूसरे दिखते हैं। वो क्या था? तो सामांतिक लक्षण दिखते थे। सामंतों की व्यवस्था थी। तो सामंत में 3 श्रेणियों बांटा गया था। वो सामंत का 3 श्रेणी कौन कौन थे? तो पहला क्या थे? राजा थे, दूसरा महाभोज थे, तीसरा सेनापति थे। राजा को टैक्स देते थे महाभोज, महाभोज टैक्स देते थे, महाभोज को टैक्स देते थे सेनापति। वो सामंती लक्षण दिखते थे। उसके बाद यहाँ जिले को आहार बोला जाता था। जिला का मालिक कौन था? तो जिले को ही आहार बोला जाता था। उनके नीचे 2 प्रशासक थे। वो कौन थे? तो आमात और महामात। जैसे डीएम साहब के नीचे एसडीओ साहब डीसीएलआर होते हैं, ये डीएम होते हैं, वैसे ही यहाँ आमात और महामात थे। और यहाँ जो मौर्य साम्राज्य में पढ़े थे हम लोग कि मौर्य प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, और ग्राम का मुखिया कौन? ग्रामी कहलाते हैं। वैसे ही ग्राम प्रशासन का यहाँ मुखिया कौन थे? गौलमी कला। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ग्राम प्रशासन का मुखिया कौन है? सातवाहन काल में कौन था? तो गौलमिक है। अनेक अभिलेखों में कंटक और स्कंदवार शब्दों का उल्लेख है। उसका क्या है? तो सेना को रहने के लिए शिविर लगते थे, और शिविर और वो सैनिक बस्तियां थी। सैनिक शिविर और बस्तियां थी। ये है प्रशासन। आगे देखते हैं थोड़ा सा और है सामाजिक धार्मिक व्यवस्था। ये सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था भी थोड़ा देख लेते हैं, इससे भी एग्जाम में आते हैं। देखिए, सातवाहन दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। मतलब जानते हैं ना कि ब्राह्मण जाति का उदय हुआ था मौर्य काल में ब्राह्मण वंश का थोड़ा पतन हुआ था, लेकिन यहाँ फिर से उठने का मौका मिला था। तो ब्राह्मण दक्कन की ब्राह्मण जाति के थे। कौन? सातवाहन दक्कन के क्या थे? ब्राह्मण जाति के थे। सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि उसने विच्छिन्न होते चतुष्वर्ण समाज। मतलब सबसे पहले हम लोग देखें ना, ऋग्वैदिक काल में 4 वर्णों में बांटा गया था। उसके बाद धीरे धीरे मौर्य जो थे शूद्र का शासक हुए, और वो जो चतुष्वर्ण समाज है उसको दबा दिया, और शूद्रों का उदय होने लगा। ब्राह्मण वंश का थोड़ा पतन होने लगा था। लेकिन ये जो ब्राह्मण वंश आए, अपना भी वंश को ये बढ़ाना चाहे, और चतुष्वर्ण जो विच्छिन्न हो गया था, मतलब खत्म होने के कगार पर था, वो ये स्थापित करना चाहे। चतुष्वर्ण समाज को ये फिर से स्थापित करना चाहे, और 4 वर्णों वाली व्यवस्था जो है फिर से स्थापित करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण थे, सीधी बात। तो फिर से स्थापित किया। और वर्ण संकर मतलब ये क्या होता है? वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोके। मतलब लोग ऊपर से ब्राह्मण वंश को दबा रहे थे, और नीचे से लोग बढ़ रहे थे, और कुछ जाति मिक्स भी हो जा रही थी, वो रोकने का प्रयास किए। वर्ण संकर, वर्णों और जातियों के जो सम्मिश्रण को रोकने का प्रयास किया। चतुष्वर्ण समाज को 4 वर्णों का उत्थान किए, और वर्ण संकर को रोकने का प्रयास किए। और ये मुख्यतः क्या थे? आंध्र सातवाहन विष्णु के उपासक थे। तो मतलब कृष्ण, वासुदेव आदि वैष्णव देवताओं को उपासक थे, मानते थे। ये विष्णु भगवान को ही मानते थे। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था, हाँ ध्यान रखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है जो हम पहले शुरू में ही बता दिए थे। ये मात्र सत्रात्मक नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। मात्र सत्रात्मक नहीं था। पितृ माता के नाम पर नाम पड़ता था, लेकिन मात्र सत्रात्मक नहीं था, पितृ सत्रात्मक था। क्यों? पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही शासक होता था, पितृ सत्रात्मक था। तो यह ध्यान रखिएगा कि पूछता है एग्जाम में, गलत हो जाता है अक्सर, लेकिन देखा जाता है कि वो ये शासक क्या थे। तो सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो पितृ सत्रात्मक थी। भूल से भी मात्र सत्रात्मक नहीं मारिएगा। इस वंश के शासक उनके माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र हुए, वशिष्ठी पुत्र हुए आदि नाम से स्पष्ट है कि समाज माताओं की प्रतिष्ठा थी। लेकिन संभवतः सातवाहन जो था ना, राजकुल पितरात्मक थी, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। जो अभी हम बताए, राज सिंहासन का अधिकारी पुत्र होता था। ये अलग बात है कि महिलाओं की, माताओं की प्रतिष्ठा होती थी, लेकिन वो मात्र सत्रात्मक नहीं थी, पितृ सत्रात्मक था। ठीक है, याद रहेगा। पितृ समा ये व्यवस्था, ये चौथी इसकी क्या थी? चौथी इसका
मतलब अपना स्वरूप है, अलग ही इनका पितृ सत्रात्मक था और मातृ सत्रात्मक नहीं थी, इनकी विशिष्टता है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं राजस्व व्यवस्था। इसकी राजस्व प्रणाली कैसी थी, राजस्व व्यवस्था क्या क्या थी। तो मौर्य काल की तरह ही 1/6 भाग कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। इनमें क्या था, तो कृषकों से 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। उसके बाद इस व्यापार वाणिज्य भी उन्नत व्यवस्था थी। व्यापार वाणिज्य भी धीरे धीरे, जानते ही हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद धीरे धीरे उन्नत व्यवस्था में आ गया था। और इनका भी शासन जो था ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश तक फैल गया था। तो इनका भी व्यापार उन्नत हो गया था। शिल्प मतलब छोटे छोटे व्यापारी शिल्प और वाणिज्य में ही प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वाणिज्य माने व्यापार और शिल्पी छोटे उद्योग जो बोलते हैं का उत्कर्ष हुआ। इन्होंने स्मारक एवं शिला पटकियों के भी स्थापना की। स्मारक और शिला पटकियाँ भी बनवाए थे। कार्ले का चैत्य और अमरावती का स्तूप भी इन्हीं का बनाया हुआ था। शिल्पियों में गांधिकों का नाम दाता के रूप में अनेक बार उल्लेखित है। गांधिक एवं शिल्पी कहलाते थे जो इत्र बनाते थे। गांधिक यहाँ एक नाम उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। जो इत्र बनाते थे, जो सुगंध आता है उसको बनाते थे, वो गांधिक बोला जाता था। और इसमें उल्लेख है, सातवाहन वंश में बहुत से गांधिकों के बारे में उल्लेख है जो क्या कहलाते थे, इत्र बनाते थे। शिल्पियों में क्या है, गांधिकों का नाम दाता के रूप में है। गांधिकों का नाम जो दान देते थे दाता के रूप में। शिल्पी थे जो क्या थे, दाता थे। गांधिकों में वे शिल्पी, गांधिक वो शिल्पी कहलाते थे जो इत्र बनाते थे। गांधिक जो दाता हैं, देने वाले हैं, वो गांधिक कहलाएंगे, गांधिक कहलाएंगे। और गांधिक को शिल्पी कहलाते थे वो, और गांधिक वो शिल्पी थे जो क्या थे, इत्र बनाते थे। गांधिक कौन थे, जो इत्र बनाते थे। और गांधिकों का बहुत से गांधिक थे जो क्या थे, भूमि में दान देते थे, वो दाता कहलाते थे। तो शिल्पियों में गांधिकों का नाम दाता के रूप में उल्लेख है। और गांधिक किनका है, तो गांधिक जो इत्र बनाते थे। पूछता है कि गांधिक किनको कहते हैं, तो इत्र बनाते थे। और गांधिकों का सातवाहन काल में नाम उल्लेखनीय है। मिलिंद प्लोह एवं महावास्तु से व्यावसायिक एवं शिल्पियों का विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख होता है। इनके प्रधान को श्रेष्ठिन बोलते हैं। जैसे मौर्य काल में भी शिल्पियों के प्रधान को क्या बोलते थे, श्रेष्ठिन बोला जाता था। वहीं यहाँ शिल्पियों के प्रधान को श्रेष्ठिन बोला जाता था। और मिलिंद प्लोह, मिनांडर और नागसेन की जो बुक है वो मिलिंद प्लोह है। महावास्तु एक बौद्ध किताब है, बौद्ध का किताब है मिलिंद प्लोह और महावास्तु। मिलिंद प्लोह और महावास्तु से इनका क्या मिलता है, जो शिल्पियों के जो शिल्पी जो बनाते थे छोटे छोटे वस्तु, शिल्पकार थे, उनके प्रमुख कौन थे, तो इनकी प्रधान को श्रेष्ठिन बोला जाता था। सोने के सिक्कों को स्वर्ण सिक्का और चांदी के सिक्कों को कारसापन बोला जाता था। सोने के सिक्कों को स्वर्ण सिक्का जैसे मौर्य काल में बोला जाता था। और चांदी के सिक्का को क्या बोला जाता था, चांदी के सिक्कों को कारसापन बोला जाता था। ठीक है, करसापन। और सोना के सिक्का को स्वर्ण और चांदी के सिक्का को करसापन बोला जाता था। आगे भारत में सर्वप्रथम से लेड की मुद्राएं, यही जो सीसा के मुद्रा होता है, लेड की मुद्राएं सातवाहन में चलाई गई। उसको इन्होंने तांबा, पोटीन और के सिक्के चलवाए थे। शीशे का सिक्का चलवाए थे। कौन, पूछा जाता है कि सबसे पहले सिक्के का सिक्का कौन चलाए। साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। भारत में सर्वप्रथम सिक्के का सिक्का कौन चलाए, तो शीशे का सिक्का, लेड का सिक्का कौन चलाए, तो लेड का सिक्का सातवाहनों ने चलाई थी। लेड का सिक्का, शीशा का सिक्का कौन चलाए, तो सातवाहन चलाए। इनके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया, तो तांबा, पोटीन, ध्यान रखिएगा पोटीन पूछता है, पोटीन का सिक्का कौन चलाए थे, तो पोटीन का सिक्का कौन क्या क्या है, तो तांबा, नहीं कॉपर जिसको बोलते हैं। उसके बाद जिंक, जस्ता और सीसा, ये 3 मिश्र धातु से बने होते। पूछता है कि ये 3 मिश्र धातु जैसे तांबा, ये जिंक और सीसा, ये 3 मिला के पोटीन का सिक्का बनता है। कौन बनाए थे, कौन चलाए थे, तो सातवाहन चलाए थे। और शीशे के मुद्रा चलाए थे, सातवाहन चलाए थे। शीशे का मुद्रा, पोटीन का सिक्का अलग है और शीशा, लेड के सिक्का भी चलाए थे, ये सातवाहन। हो गया याद। लेड, शीशा का सिक्का कौन चलाए थे, तो सातवाहन। पोटीन का सिक्का कौन चलाए थे, सातवाहन। उसके बाद इन्हें ब्राह्मणों में बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा स्टार्ट की थी। उन्हें अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। अधिकतर भूमि बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिए थे। लेकिन भूमि दान देने की व्यवस्था कौन चालू किए थे, तो सातवाहन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सातवाहन काल में कि भूमि दान देने की प्रथा कौन चालू किए थे, तो सातवाहन शासक ने चालू किए थे। दान देने की प्रथा, मुक्त ग्राम जो दान दिया जाता था वो कौन चालू किए थे, ब्राह्मणों को
दान देते थे तो कौन थे, तो वो सातवाहन थे। तो ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने, ये जो गांव देते थे मुफ्त में, ग्राम दान देते थे, वो मुफ्त में क्या कहलाए, तो वो ग्राम को दान देने की प्रथा कौन चालू किए थे, तो सातवाहन चालू किए थे। अधिकतर किनको दिए थे, तो बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिए थे। तो भूमि दान देने की व्यवस्था कौन चालू किए थे, तो सातवाहन चालू किए थे। ये हुआ इसका सातवाहन वंश का प्रशासनिक और ग्रामिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था। चलिए, इस तरह से सातवाहन वंश खत्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यवन आक्रमण, और यवन जो आक्रमण किए थे वो 4, जैसे इसको इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, पहला कुषाण, ये उत्तर पश्चिम से आक्रमण किए थे और यहाँ कुछ दिन शासन स्थापित कर लिए थे और शासक बन बैठे थे। इसके बाद ये खत्म होगा, 4 हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक और है कलिंग, जो उड़ीसा में क्षेत्रीय वंश उदय हुआ था, कलिंग वंश, उसको खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गुप्त वंश। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये सातवाहन वंश के बाद इसको पढ़ लीजिएगा। सातवाहन वंश वो हम लोग व्यक्तिगत परिचय पहले वीडियो में जाने थे, दूसरे वीडियो में हम क्या जानते हैं, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था जाने। थैंक यू।